नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की ओर रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले अभी की क्या कुछ अपडेट है वो हम आपको जरा दिखा देते हैं। तो वक्फ संशोधन अधिनियम सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन की जो सुनवाई है वो शुरू हो चुकी है। तो वही कर्नाटक से ये खबर है कि गृह मंत्री परमेश्वर के हॉस्पिटल पर ईडी की रेड हुई है। रान्या राव मामले से पूरा जो कनेक्शन है वो जुड़ा हुआ है। तो कर्नाटक में एक्टर रान्या राव गोल्ड तस्करी से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की छापेमारी कार्रवाई हुई है। ग्लोबल आउटरीच पर डेलीगेशन भेजेगा पीआर। एक्साइज ध्यान भटका रही बीजेपी। जयराम रमेश ये कहते हुए नजर आए हैं। तो गुजरात में बढ़ी एसबीआई शेयरों की तादाद 5 साल में 674 से बढ़कर के हुई 896। तो वही पाकिस्तान के इशारों पर काम कर रही थी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, पूछताछ में हुआ ये बड़ा खुलासा। छत्तीसगढ़ में अबूझमाड़ के जंगलों में हुआ एनकाउंटर, मारे गए 30 नक्सली। वही गोवा में लगातार दूसरे दिन भारी बारिश, कई जगहों पर जलजमाव, लोग हुए परेशान। तो बुलेटिन में उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले इस बीच छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें। अबूझमाड़ मुठभेड़ में 30 नक्सली ढेर किए गए। 1 करोड़ का इनामी नक्सली बसवराज ढेर किया गया। नक्सली मुठभेड़ में एक जवान भी शहीद हो गया। डीआरजी एसटीएफ टीमों की ये बड़ी कार्रवाई देखी गई है। तो छत्तीसगढ़ से ये बड़ी खबर बता रहे, जहां पर अबूझमाड़ में नक्सली ढेर किए गए। लगभग 30 नक्सली इस मुठभेड़ में ढेर किए गए। वही साथ ही बताया जा रहा है कि इनामी नक्सली बसवराज ढेर किया गया, जो कि 1 करोड़ का इनामी था। नक्सली मुठभेड़ में एक जवान भी शहीद हो गया। डीआरजी एसटीएफ टीमों की यह बड़ी कार्रवाई देखी गई है, जिसमें 30 नक्सलियों को ढेर किया गया है। तो छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सल खत्म करने को लेकर के ये कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। वही साथ ही 1 करोड़ का जो इनामी बदमाश था, इनामी नक्सली था, उसको ढेर किया गया। तो चलिए बुलेटिन में अब रुख उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को डॉक्टर केएनएस मेमोरियल हॉस्पिटल की स्थापना के 25वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में हिस्सा लिया। वही साथ ही इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत की संस्कृति विरासत मानवता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भारत केवल एक देश नहीं, बल्कि एक ऐसी संस्कृति है जो सदा से मानवता के लिए मार्गदर्शक रही है। और क्या कुछ कहा, सुनिए। यही होती है जीवन में उन्नति की राह, और यही होती है संस्कृति। ठीक ही कहा एक विचारक ने कि बीज का वृक्ष बन जाना वह संस्कृति है, और बीज का सड़ गल करके समाप्त हो जाना यही है विकृति। भारत उस संस्कृति का प्रतीक है जो सदैव मानवता के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में, एक आशा भरी निगाहों से दुनिया के लिए सदैव एक आशा की किरण होगी। और यह विकृति पाकिस्तान है, जिसकी नियति मरना है, जिसकी नियति सड़ना है, और चाहे वह भारत के हाथों मरे, चाहे अपने ही द्वारा पलवित पोषित आतंकवादियों के कृत्यों से मरे, यह तय है। और नियति ने जो लिखा होगा वह अवश्य होगा। ऑपरेशन सिंदूर भारत के स्वाभिमान का, भारत की मातृशक्ति के सिंदूर की गरिमा का, और भावी पीढ़ी की सुरक्षा की गारंटी का एक प्रतीक रहा है। आपने देखा होगा कि भले ही पाकिस्तान और उसके समर्थक क्या कर रहे थे, लेकिन भारत ने अपनी आन मान शान की रक्षा करने के लिए वह किया जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को जिसके लिए आश्वस्त किया था। और देश के रक्षा मंत्री के रूप में भारत के शौर्य और पराक्रम को, भारत के बहादुर जवानों के माध्यम से जिस बहादुरी के साथ
अपने दुश्मन को ठिकाना लगाने का काम ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से किया गया। आज पहली बार इस ऑपरेशन के उपरांत माननीय रक्षा मंत्री जी का लखनऊ आगमन हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से उनका लखनऊ आगमन पर मैं प्रदेश शासन की ओर से भी और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से भी उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। वो इसी बीच कर्नाटक से बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते गृह मंत्री परमेश्वर के अस्पताल पर ईडी की रेड पड़ी है। राण्या राव मामले से जुड़ी कार्रवाई की गई है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने कई दस्तावेज जब्त किए हैं। हॉस्पिटल की आर्थिक अनियमितताओं की जांच तेज हो चुकी है। वही कांग्रेस ने छापेमारी को राजनीतिक बताया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने कई दस्तावेज जब्त किए हैं। बताया जा रहा है कि राण्या राव मामले से जुड़ा हुआ ये जो पूरी छापेमारी है वो की गई है। वही साथ ही जो कांग्रेस है वो इस पूरे मामले को राजनीतिक से जुड़ा हुआ बता रही है। वैसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2008 में जिला बनने पर कासगंज को ना तो जमीन दी गई, ना ही योजनाओं के लिए धन दिया गया। अब अयोध्या और मथुरा वृंदावन की डबल इंजन सरकार की जो तीर्थ नगरी सोरोंची का भी विकास करेगी। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुनवाते हैं। विकास ऐसे ही बढ़ता है। सोरो का पर्यटन विकास होगा। याद करिए, सोरो का महत्व वही है जो आज संभल का महत्व है। अब तो आप समझ गए होंगे संभल के महत्व को। वहां भी भगवान श्री हरि विष्णु का कल्कि अवतार की भूमि है और ये सोरो श्री हरि विष्णु का 12 अवतार की भूमि, ये तीसरा अवतार है। याद करिए, सोरो तीसरा अवतार है और संभल 10वां अवतार है। श्री हरि विष्णु का ही अवतार भगवान श्री कृष्ण भी हुए और श्री हरि विष्णु का ही अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी हुए। ये सभी श्री हरि विष्णु के जिन्होंने इस सृष्टि के कल्याण के लिए समय समय पर अवतार लेकर के मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हुए धर्म की संस्थापना के लिए इस धराधाम पर आए हैं। पर्यटन विकास के माध्यम से जैसे आज अयोध्या का विकास हुआ है, जैसे आज मथुरा वृंदावन के समग्र विकास की एक बड़ी कार्य योजना को लेकर के हम आगे बढ़े हैं, ऐसे ही सोरो के विकास के कार्यक्रम को लेकर के भी हम आगे बढ़ेंगे। इसके माध्यम से कासगंज का विकास होगा। जैसे प्रयागराज महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जन आकर के वहां पे आस्था के व्यक्ति को भी प्रदर्शित किए, लेकिन आस्था को आर्थिकी के साथ जोड़ा जा सके, इसका उदाहरण प्रयागराज ने दिया है। ऐसे ही आपका सोरो भी देगा। और इसलिए बहनों और भाइयों, विकास की इन सभी परियोजनाओं के लिए आगे बढ़ते हुए कासगंज वासियों को इस बात के लिए आश्वासन देते हुए आज मुझे यहां बताते हुए प्रसन्नता है, यहां पे कुछ प्रस्ताव हमारे जनप्रतिनिधियों ने हमें दिए हैं। वही यूपी में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया। 4 जिलों की डीएम बदले गए। दीपक कुमार को एपीसी चार्ज मिला है। वही 14 आईएएस 6 पीसीएस का भी ट्रांसफर हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर यूपी में एक बार फिर प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव देखा गया है और इसी के साथ 4 जिलों के जो डीएम हैं उनको बदला गया है। दीपक कुमार को एपीसी चार्ज मिला है। वही साथ ही साथ 14 आईएएस और 6 पीसीएस का भी ट्रांसफर किया गया। तो यूपी में एक बार फिर तबादला एक्सप्रेस दौड़ते हुए नजर आई है और एक बार फिर तबादलों की जो झड़ी है वो लगते हुए नजर आए। 4 जिलों के जो डीएम है वो बदलेगा और इसी के साथ दीपक कुमार को एपीसी का चार्ज दिया गया। तो यूपी में प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ा बदलाव किया गया और इसी के साथ 6 पीसीएस का भी ट्रांसफर किया गया। वही साथ ही साथ तमाम ऐसे बदलाव जो देखे गए हैं, क्योंकि यूपी में कानून व्यवस्था को सुधारने और कानून व्यवस्था कायम करने के लिए ये बार बार जो बदलाव है वो यूपी में अक्सर देखे जाते हैं। वो उत्तर प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया। आगामी 1 से 7 जुलाई 2025 के बीच राज्य सरकार वृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत 35 करोड़ पौधे लगाने की तैयारी में है। यह अभियान शासन, प्रशासन और समाज के सामूहिक सहयोग से संचालित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर चलने वाले इस अभियान में लखनऊ मंडल को 4 करोड़ पौधे लगाने का सर्वाधिक लक्ष्य दिया गया। यह अभियान न केवल हरियाली बढ़ाने का कार्य करेगा, बल्कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने की दिशा में भी अहम भूमिका निभाएगा। सरकार का कहना है कि पर्यावरण संरक्षण सिर्फ शासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि ये समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है और इसीलिए प्रशासनिक तंत्र के साथ साथ आम नागरिक, स्कूल, कॉलेज, सामाजिक संगठन, धार्मिक स्थल और औद्योगिक इकाइयों को भी इस अभियान में शामिल किया जाएगा। वही यूपी में सभी चिड़ियाघर एक हफ्ते के लिए बंद किए गए। 27 मई तक चिड़ियाघरों को बंद किया गया। बर्ड फ्लू के कारण यह बड़ा फैसला लिया गया। यूपी सरकार ने चिड़ियाघरों को बंद करने का यह बड़ा फैसला लिया ताकि बर्ड फ्लू का जो प्रसार बढ़ता नजर आ रहा उसको कम किया जा सके। 27 मई तक चिड़ियाघरों को बंद किया जा रहा है, तो ये बड़ा फैसला यूपी सरकार की ओर से। बर्ड फ्लू जिसके बढ़ने के चांसेस ज्यादा दिख रहा है, वही साथ ही साथ एक के बाद एक ऐसे केसेस हैं जो बर्ड फ्लू के सामने आ रहे हैं, जिसके बाद यूपी के जो सभी चिड़ियाघर हैं उनको बंद करने के आदेश दिए गए हैं 27 मई तक, यानी कि एक हफ्ते लगभग इस चिड़ियाघर को बंद करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। वही राजधानी लखनऊ में डॉक्टर KNS मेमोरियल हॉस्पिटल की रजत जयंती समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि सहभाग किया। उन्होंने अस्पताल की 25वीं जो सेवा यात्रा है उसको सराहते हुए कहा कि यह संस्थान स्वास्थ्य क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दे रहा। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में तेज एम्बुलेंस सेवा और साथ ही त्वरित उपचार और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सीएम योगी ने बहुत ही शानदार काम किया, जिसकी चर्चा हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों में भी होती है। देश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में भी हमारे डायनामिक चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में भाजपा की इस डबल इंजन की सरकार आपके स्वास्थ्य कल्याण के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। केंद्र सरकार की योजनाओं को तो प्रभावी तरीके से मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने लागू किया है, लेकिन राज्य सरकार की भी योजनाओं को प्रभावी तरीके से उन्होंने लागू किया है। मैं देख रहा था कि उत्तर प्रदेश में तेज एम्बुलेंस सेवा, त्वरित उपचार और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में योगी जी ने बहुत ही शानदार काम किया है, जिसकी चर्चा हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों में भी होती है। वही बरेली में यातायात पुलिस के कर्मचारी इन दिनों तेज गर्मी से ड्यूटी कर रहे हैं। वही इसके बचाव के लिए उनको टेम्परेचर को जो कंट्रोल करने के लिए हेड गियर का वितरण किया गया। इस दौरान एसएसपी ने पुलिसकर्मियों को और ज्यादा मेहनत से ड्यूटी करने का संदेश दिया। यातायात व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए शासन ने यातायात पुलिसकर्मियों के लिए एसी हेलमेट और स्पीड रडार युक्त इंटरसेप्टर बाइकें भेजी है। बताते ये भी चले कि एसी हेलमेट लगाने से तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस कम महसूस होगा, इससे कि पुलिसकर्मियों को बड़ी राहत मिलेगी। वही हेलमेट वितरण से पहले एसएसपी अनुराग आर्य ने पूजा अर्चना की और साथ ही साथ एसपी यातायात मोहम्मद अकमल खान ने बताया कि एसी हेलमेट को विशेष रूप से डिजाइन किया गया। इससे पुलिसकर्मियों को चिलचिलाती धूप से राहत मिलेगी, शरीर का तापमान संतुलित बना रहेगा। वही हीट स्ट्रोक, थकान और चक्कर जैसी जो समस्याएं हैं उससे भी बचाव होगा। जैसा कि आप अवगत हैं कि ट्रैफिक मुख्यालय से टेम्परेचर कंट्रोलिंग हेडगियर मिला है, जो 50 हेलमेट्स हैं, जिसमें गर्मी के टाइम पे ताकि टेम्परेचर कंट्रोल रहे और जो हमारे ट्रैफिक के पुलिसकर्मी बहुत कड़ी धूप में मेहनत करते हैं, खास करके गर्मी के टाइम पे मेहनत करते हुए ट्रैफिक संचालित करते हैं, उनको उनकी सहूलियत के लिए ये हेडगियर लॉन्च किया गया है। अभी 50 इसके 20 मुख्यालय से हम लोगों को प्राप्त हुए हैं, जो आज ट्रैफिक के पुलिसकर्मियों को वितरित किए गए हैं। इसमें इसके साथ साथ एक आगे विंडशील्ड भी है, क्योंकि जैसा आप देखते हैं कि गर्मियों के टाइम पे धूल धक्कड़ आंधी आती है, तो आंखों को भी प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें एक शील्ड दी गई है। और ये दोनों टाइम के लिए इसका टेम्परेचर कंट्रोल्ड है, गर्मी के टाइम पे ठंडा रखने के लिए और सर्दियों के समय पे थोड़ा सा वार्म रखने के लिए, दोनों सुविधाएं इसमें उपलब्ध है। तो ऑब्वियसली ये जो हमारे ट्रैफिक पुलिसकर्मी जो चौराहे पे खड़े रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उनके लिए एक सुविधा होगी और धीरे धीरे इसको हम लोग और एक्सटेंड करेंगे। अभी ट्रैफिक कांस्टेबल्स को दिया गया है, जैसे जैसे और ये प्राप्त होंगे तो हम लोग जो हमारे होमगार्ड पीआरडी वगैरह हैं उनको भी ये सुविधा दी जाएगी। वही बरेली शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ विकास प्राधिकरण की सख्त कार्रवाई की गई है। सुभाष नगर क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।
बीडीए की टीम सबसे पहले इटोआ सुखदेवपुर मंदिर के पास पहुंची, जहां टीम ने यहां पाया कि सुरेंद्र सिंह और राजवीर सिंह ने लगभग 5 बीघा जगह में अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास किया। इस क्षेत्र में सड़कें, चारदीवारी और जो साइट ऑफिस है उसका निर्माण किया गया। इसके बाद इन स्थानों पर अवैध निर्माण को गिरवा दिया गया। बीडीए अधिकारियों ने यह भी बताया कि शहर में किसी भी अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी इस तरीके की कार्रवाई जारी रहेगी। बीते दिनों टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहने वाले विराट कोहली आईपीएल में धूम मचा रहे। अब बेंगलुरु में 23 मई को प्रस्तावित रॉयल चैलेंजर्स और सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला मौसम खराब होने के कारण लखनऊ में शिफ्ट किया गया। इस खबर के साथ ही शहर में विराट के प्रशंसक खुशी से झूम उठे, क्योंकि अब उन्हें एक नहीं बल्कि 2 बार अपने पसंदीदा खिलाड़ी का जलवा देखने का मौका मिलेगा। विराट को लेकर शहर में पहले से ही काफी उत्साह था। दरअसल यहां 27 मई को लखनऊ और बेंगलुरु का मैच तय है। विराट को खेलता देखने के लिए इस मुकाबले के जो टिकट है वो काफी पहले ही बिक चुके हैं। अब 23 मई को एकाना स्टेडियम में हैदराबाद और बेंगलुरु का मैच विराट प्रशंसकों के लिए एक बोनस के तौर पर देखा जा रहा। बांदा जिले के बुंदेलखंड इंसाफ सेना के कार्यकर्ताओं ने बिजली कटौती और पानी की समस्या को लेकर अनोखा अंदाज में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता सिर पर पुराने कूलर रख करके जिला मुख्यालय स्थित डीएम कार्यालय पहुंचे और विरोध दर्ज कराते नजर आए। इस दौरान ही प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मुख्यमंत्री को जो संबंधित ज्ञापन है वो भी जिलाधिकारी को सौंपा। उनका यह कहना था कि भीषण गर्मी में बिजली और पानी की लगातार समस्या से आम जनता का जीना मुहाल हो रखा है, लेकिन प्रशासन और सरकार की ओर से कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने चेतावनी भी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को व्यापक रूप दिया जाएगा। वही डीएम ने मामले की गंभीरता को समझते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। आपका जी, मैं एएस नुमानी बुंदेलखंड इंसाफ सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अच्छा, किस बात को लेकर ज्ञापन दिया आज आप लोगों ने? जी, देश की आज़ादी के बाद से लोगों ने एक सपना देखा था कि इस देश में आज़ादी आने के बाद मेहनत कश किसान मजदूरों का राज होगा, हर किसी को रोटी कपड़ा और मकान मिलेगा, उनको सही तरीके से बिजली पानी मिलेगी। लेकिन आज देखिए किस तरीके से, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने ये वादा किया था कि हम 24 आवर्स 24 घंटे हम बिजलियां देंगे, इसके बावजूद भी आज देखिए किस तरीके से पूरे शहर में बिजली की कटौती किस हद तक है। लोग किस तरीके से दरबदर के ठोकरे खा रहे हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे गर्मी से पिलक रहे हैं। जिस तरीके से इस भीषण गर्मी है, जो बीमार लोग हैं किस तरीके से वो परेशान है, लेकिन बिजली विभाग के कर्मचारी व अधिकारी किसी भी तरीके से एक्शन लेने को तैयारी नहीं है। मैं डीएम के माध्यम से कहना चाहता हूं कि तत्काल बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें कि आखिर क्यों, जब विद्युत विभाग में लाखों करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है, सरकार खर्च कर रही है, तो आखिर बिजली क्यों नहीं मिल पा रही लोगों को, लोग क्यों परेशान है। बिहारी जी मंदिर में ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करने के लिए फूल बंगले सजाया जा रहे। मंगलवार को भी मंदिर में फूल बंगला सजाया जा रहा। वो एक शाम को जहां अचानक फूल बंगने का जो जाल है वो लटक गया। इससे श्रद्धालुओं में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मंदिर में तैनात सुरक्षा कर्मियों और पुलिसकर्मियों ने श्रद्धालुओं को मंदिर से बाहर निकालकर जाल को सही किया। जानकारी के मुताबिक फूल बंगले की जो जाल है उसको रस्सियों से बांधा जाता है। आशंका यह भी है कि बंदरों द्वारा रस्सी काटे जाने के कारण फूल बंगले का जो जाल है वो लटक गया। हालांकि इसमें किसी श्रद्धालु को कोई चोट नहीं आई है। गाजीपुर के नरवर गांव में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। पूजन कार्यक्रम की तैयारियों के दौरान एक बांस का खंभा हाई टेंशन लाइन से टकरा गया, जिससे करंट फैल गया और इसकी चपेट में आकर 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही अफरा तफरी का माहौल बन गया और ग्रामीणों ने घायलों को तत्काल ही नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां तीनों की हालत गंभीर बनी हुई है। वही प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पूजा स्थल पर पंडाल लगाने के लिए बांस खड़ा किया जा रहा था, जो गलती से ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन से छू गया, जिससे जोरदार करंट फैल गया और पास में मौजूद जो लोग थे वो इसकी चपेट में आ गए। घटना की सूचना पर प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। पुलिस ने शव के पोस्टमार्टम के लिए भेजा और इलाके की बिजली आपूर्ति को तत्काल बंद कराया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन को पीड़ितों के परिजनों के हर संभव मदद देने के निर्देश दिए, साथ ही दुर्घटना की जांच के आदेश भी दिए हैं। जनपद मुरादाबाद के संभल चौराहे पर ड्यूटी पर तैनात एक होमगार्ड की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा।
वायरल वीडियो में होमगार्ड को एक सीएनजी ऑटो चालक के साथ मारपीट करते हुए देखा जा सकता। यह घटना लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है और प्रशासन पर भी सवाल खड़े कर रही। घटना के बारे में जानकारी जुटाने के लिए मीडिया टीम मौके पर पहुंची और वहां पर मौजूद जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनसे भी बातचीत की। वो स्थानीय लोगों के मुताबिक होमगार्ड ने ऑटो चालक से ऑटो आगे बढ़ाने के लिए कहा। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई। बहस के दौरान ही ऑटो चालक ने कथित रूप से होमगार्ड के प्रति आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया, जिसे गुस्से में आकर होमगार्ड ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। घटना के समय वहां पर मौजूद एक अन्य व्यक्ति ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वह वीडियो के वायरल होते ही यह मामला मीडिया की सुर्खियों में आ गया और अब इस घटना को लेकर प्रशासन और पुलिस विभाग की कार्यशैली की जाती है, न कि हाथापाई की। आज सोशल मीडिया पे एक वीडियो आया है, इसमें बड़ा स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि एक यूनिफॉर्म पहना हुआ व्यक्ति एक रिक्शा ड्राइवर को, ऑटो रिक्शा ड्राइवर को पीट रहा है। इसके बारे में हम लोगों ने अभी तत्काल सभी थानों को शेयर किया है और पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस जगह का है और जिस तरीके से उसने जो यूनिफॉर्मधारी व्यक्ति ने ड्राइवर के साथ मारपीट की है वो एक तरह से अपराध है और उसमें पता करने के बाद जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी जांच के बाद की जाएगी। वही नोएडा के सेक्टर 53 स्थित सेंट्रल पार्क में एक 7 साल की बच्ची खेलते खेलते एक दर्दनाक हादसे का शिकार हो गई। खेल के दौरान ही बच्ची की दोनों हाथों की जो उंगलियां हैं वो पार्क में लगी लोहे की बेंच के छोटे छेद में फंस गई। बच्ची की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग एकत्रित हुए। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग और मेडिकल की जो टीम थी वो मौके पर पहुंची। बेंच की बनावट और फंसी हुई स्थिति को देखते हुए बचाव अभियान करीब 6 घंटे तक चलाया गया, जिसके बाद बेहद सावधानी से बच्ची की उंगलियों को बिना किसी गंभीर चोट के सुरक्षित बाहर निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में कटर मशीन, अन्य उपकरणों की मदद ली गई। वहीं बच्ची को तुरंत प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी स्थिति स्थिर बताई। हरदोई में एक बड़ी रेल दुर्घटना समय रहते टल गई। अज्ञात तत्वों द्वारा 2 ट्रेनों को डिरेल करने की साजिश की जा रही थी, जिसे सतर्कता के चलते नाकाम कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही लखनऊ परिक्षेत्र के जीआरपी एसपी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। एसपी ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए और कहा कि इस गंभीर साजिश की गहन जांच की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले की तह तक जाने के लिए कई टीमें गठित की गई। जिला पुलिस, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और जीआरपी मिलकर संयुक्त रूप से जांच कर रही है। मंगलवार की रात को 12 बजे सासनी क्षेत्र में अलीगढ़ दिल्ली हाईवे पर कानपुर से पानीपत जा रही बस में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगते ही अफरा तफरी का माहौल बन गया। सभी 60 यात्रियों ने बस से कूदकर अपनी जान बचा ली। इस हादसे में किसी भी पैसेंजर को कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि बस में रखा हुआ जो यात्रियों का सामान था वो जरूर जलकर राख हो गया। दमकल की 2 गाड़ियों ने किसी तरीके से आग पर काबू पाया। इस दौरान बस का जो स्टाफ था वो मौके को देख करके फरार हो गया। दरअसल इंडियन बस सर्विस की एक जो बस है वो कानपुर देहात के बिल्हौर से 60 सवारियां लेकर के अलीगढ़, खुर्जा, बुलंदशहर के रास्ते पानीपत की ओर जा रही थी। इस बस में एटा से सवार हुए यात्री गुलशन और राकेश ने यह बताया कि जैसे ही बस अकराबाद टोल से निकली कि तभी बस के इंजन में खराबी आ गई। बस स्टाफ ने उसे सही करा दिया। करीब 4-5 किलोमीटर चलते ही बस में जोरदार शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। यह देखकर चालक ने बस रोक दी, जिस पर यात्रियों ने चीख पुकार मचा दिया। कन्नौज जिले में उस समय सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई जब गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपी नीलू यादव को कोर्ट में पेश किया गया, जो कुख्यात बदमाश नवाब सिंह का छोटा भाई है। नीलू यादव की पेशी के दौरान ही कौशाम्बी से उसे भारी पुलिस फोर्स के साथ कन्नौज लाया गया। कोर्ट परिसर और आसपास के क्षेत्रों में भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। बताते ही अभी चले कि नीलू यादव पर कई संगीन धाराओं में मामले दर्ज हैं और उस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई चल रही है। वही लखनऊ से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवती सड़क पर बाइक पर बैठे युवक की चप्पल से पिटाई करते दिख रही है।
वीडियो में यह साफ देखा जा सकता है कि युवती गुस्से में युवक पर लगातार चप्पलों की बरसात करते हुए नजर आ रही है। तो चलिए, खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।